हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दास एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और हम लोग आज पॉलिटी के चैप्टर 3 में आ चुके हैं, है ना। ये कक्षा नवम की आपकी चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 में हम लोग को जानना है क्या कि चुनावी राजनीति के बारे में, जिसको हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बातें करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ चुनावी राजनीति की बातें होती है ना। तो चलिए देखते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है, हमें चुनाव क्यों जरूरी है ना। ये सारी बातों को हम लोग यहां रखेंगे, है ना। ये सारी बातें हम लोग यहां पे करेंगे। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा क्या है कि कह रहा है चुनाव की जरूरत हमें क्यों पड़ती। पहले इस पे साथियों हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या हमें चुनाव की क्यों जरूरत पड़ती है, पहले उसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं इस बात को कि हमारे अगर बात करें पूरे देश में ना, तो अलग अलग जगहों में क्या होता है कि 100 से अधिक ऐसे देश है जहां क्या होती है, चुनाव की प्रक्रिया को अपनाई गई है ना। और उसमें आप देखेंगे जहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव होता है और प्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव होता है। हमने इससे पहले भी आपको बता रखा था, जिसमें कुछ ऐसे देश है जहां की आबादी 20 लाख से कम है। कितने से? अगर 20 लाख से कम है वहां की, जहां की आबादी 20 लाख से कम है, वहां पे क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है ना। वहां पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है और जहां पे इससे अधिक आबादी है वहां पे अप्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन करना या किसी सरकार को चुनना ये चीजें संभव नहीं है ना। तो आइए अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है, कह रहा दुनिया से 100 से अधिक ऐसे देश है जहां पे क्या होता है कि प्रतिनिधियों का चुनाव के लिए यह प्रक्रिया को अपनाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया? ये मतदान की प्रक्रिया, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें, कह रहा है क्या यह संभव हो सकता है कि हम ये कहें कि बिना चुनाव के क्या ये लोकतंत्र कहना संभव होगा? कभी नहीं हो सकता। लोकतंत्र तब होगा, लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जहां जनता के द्वारा, है ना, जहां जनता के द्वारा सरकार चुनी जाए, है ना। हम कह सकते हैं कि जहां जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, मतलब यह सरकार चुनी जाती है। इसके बाद हम यह भी कहें कि सरकार को चुनने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि आपका जनता स्वतंत्र होकर चुन पाते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो ये क्या है आपका? यही तो है साथियों प्रत्यक्ष मतलब ये लोकतंत्र की यही तो खासियत है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ ही है जहां पे जनता क्या करे, अपने मनपसंद प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और वो फिर क्या करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, कह रहा है यहां पे कि क्या बिना चुनाव के क्या ये लोकतंत्र का कल्पना करना संभव है? तो ये हम कह सकते हैं कि ये कभी नहीं, लोकतंत्र का अर्थ ही नहीं है वो। लोकतंत्र का अर्थ ये है कि जब जनता के द्वारा सरकार चुनी जाए और जनता अपने मनपसंद प्रतिनिधियों को चुनकर अगर भेजते हैं सरकार में, तो वो एक लोकतंत्र की क्या है, एक रूप है ना। चलिए अब कहता है कि चुनाव के माध्यम से मनपसंद प्रतिनिधि, है ना। अब देखिए यहां पे बातें आती है, ये क्या है, ये मतलब ये लोकतंत्र के लिए यही सबसे खूबसूरत चीज है ना। लोकतंत्र में ये क्या है, सबसे खूबसूरत चीज यही है कि चुनाव के माध्यम से क्या होता है, मनपसंद प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। दूसरी बात, यहां पे बदलाव की भी व्यवस्था है, क्योंकि इसकी कार्यकाल भी क्या होता है, निर्धारित होता है। ये जो प्रतिनिधि है इसका कार्यकाल क्या होता है, निर्धारित होता है। मान लीजिए हमारे यहां अगर हम बात भारत की करें, तो यहां अगर लोकसभा में कार्यकाल देखें तो उसका निर्धारित है, कितना है, 5 वर्ष का है लोकसभा में। और राज्यसभा में आप देखेंगे 6 साल का होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन हो जाता है ना। प्रत्येक 5 वर्ष में, मतलब अपनी अवधि पूरी करके उसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। क्लियर है बातें? अब देखिए कह रहा अधिकांश लोकतांत्रिक, अगर हम देश की बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या होता है, शासन हो पाता है।
इसका मतलब यह होता है कि क्या इतनी बड़ी जनसंख्या जो हमारे देश के, अगर हम बोले कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, इतनी बड़ी अगर हम जनसंख्या की बात करें तो क्या ये एक साथ किसी निर्णय के लिए भाग ले सकते हैं? क्या यह संभव होगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या एक साथ किसी मुद्दे पे निर्णय कर सके, एक साथ मिलकर बैठे? क्या इस पे संभव होगा कि हर मुद्दे पे फैसला करना सबको मिलके? ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जनता क्या करती है, ये जनता का काम है क्या करना कि अपने प्रतिनिधियों को चुनकर क्या करना, भेजना है ना, प्रतिनिधि को चुनकर भेजना है ना। और ये प्रतिनिधि किसके प्रति, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते, क्योंकि जनता के कामों के लिए, और ये सामूहिक रूप से किसके, सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि सरकार में जाने के बाद ये सारे जो भी नियम कानून लेके आएंगे ये सभी का सभी किसके हित में लेके आएंगे, तो आपको जनता के हित में लेके आएंगे। ये आपका क्या था, इसीलिए हमारे यहां चुनाव की जरूरत है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या बात है कि चुनाव के माध्यम से मतदाता क्या कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि एक मतदाता अपने चुनाव के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, तो वो आपके सामने है कि अपने लिए क्या कर सकते हैं, कानून बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो ये चुनाव कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, जो अपने लिए कानून बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। वो व्यक्ति कौन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रतिनिधि। ये जो चुनाव करेंगे वो कौन होगा, उसे हम लोग कहते हैं जनप्रतिनिधि। क्या कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं। जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या हो गया बताइएगा। जनप्रतिनिधि का अर्थ है कि जो जनता के लिए वो क्या करे, प्रतिनिधित्व करे, है ना, अपने क्षेत्र के सभी जनताओं के लिए वो क्या करे, प्रतिनिधित्व करे। कहां, सरकार में। कहां करेंगे ये प्रतिनिधित्व, तो ये सरकार में जो प्रतिनिधित्व करेंगे यही क्या है साथियों, यही है जनप्रतिनिधि। क्योंकि सभी मतलब इतनी बड़ी आबादी, इतनी ज्यादा जनसंख्या एक साथ किसी कानून या किसी मुद्दे पर फैसले लेने के लिए एक साथ यहां शामिल नहीं हो सकता है, और उसके पास उतना टाइम भी नहीं है, ना उतना बड़ा स्पेस है अपने यहां जहां पे ये 140 करोड़ जनता बैठ के किसी चीज पे निर्णय लेंगे, वो संभव नहीं है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, इस चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और ये प्रतिनिधि क्या करती है कि यहां से जब चुन के जाती है, और यही क्या करेंगे, यहां पे प्रतिनिधित्व करते हैं किसका, जनता का। और यही जाके क्या करते हैं, यही जनप्रतिनिधि सरकार बनाने में और फैसले करने के लिए यहां पे क्या करते हैं, ये लोग शामिल होते हैं। ठीक है, कह रहा सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव, तो यही तो है जनप्रतिनिधि, जो जाके क्या करेंगे, सरकार भी बनाएंगे और बड़े बड़े फैसले के लिए जो ये मतलब एक बड़े फैसले का जो चुनाव करेंगे उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होते हैं, है ना, अपने जनता के लिए। फिर क्या है कि सरकार के, अब देखिए सरकार और बने कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव। अब यहां क्या होता है कि एक बात आप जानते होंगे कि यहां जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें देखिएगा सरकार जो है ना, सरकार और उसके द्वारा बने कानून ये अपने एक दिशा निर्देश करने वाली पार्टी को चुनते हैं। देखिए जब भी कोई पार्टी का, ऐसे सोचिए, एक लाइन में आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि अभी क्या है कि एनडीए की सरकार है, ठीक है, ऐसे समझिए, हम ये बोले कि अभी एनडीए की सरकार है, ठीक है, अभी एनडीए की सरकार है। अब देखिए अगर ये सरकार में है तो क्या ये नियम कानून बनाते हैं, बताइए, क्या ये नियम कानून बनाते हैं, एकदम बनाते हैं। ये नियम कानून को ये बना के क्या करते हैं, इस पर फैसले लेते हैं, है ना, इनका अपना ये नियम कानून को लागू करने का क्या दिशा निर्देश होता है कि नहीं होता है, दिशा निर्देश होता है ना। ये क्या करते हैं, नियम और कानून बना, जैसे अभी एनडीए की सरकार है,
ये सरकार क्या कर रहे हैं, नियम और कानून बनाते हैं, और ये नियम और कानून को लागू करने के लिए क्या करते हैं, अपने एक दिशा निर्देश जारी करते हैं, और ये दिशा निर्देश के माध्यम से ये कानून क्या होता है, हमारे जनता तक इसे लागू करवाया जाता है। यही था कहानी इसका ओवरऑल। अब हम बात थोड़ा सा आगे करें तो आगे देखिए क्या आता है बातें कि कह रहा है कि लोकतांत्रिक चुनाव के शर्तें क्यों जरूरी है। देखिए लोकतांत्रिक, देखिए इसी बात से तो निकल के आ रहा है ना कि लोकतंत्र अर्थात जनता की बातें कर रही है, तो उसमें कह रहा है कि चुनाव की न्यूनतम जरूरी शर्तें क्या क्या है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि इसकी जरूरी शर्तें क्या क्या है। पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार। है ना, यही क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यानी कि ये सभी व्यक्ति को, किसको है ये सब का सब, ये सभी व्यक्ति को जो, देखिए हमने क्या लिखा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो तथा हर व्यक्ति को वोट समान। यहां पे गलती है, थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं हम लोग। यार सब भाग गया। समान लिखा हुआ। अब बताते हैं इसका अर्थ क्या होता है। यहां पे बोला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब कि वो व्यक्ति, हमारे भारत के वो व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो चुका है, वो क्या है, मत डालने का उसको अधिकार प्राप्त है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप और देखेंगे तो वो सभी व्यक्ति, चाहे उसमें जो भी हो, उच्च तबके के हो, निम्न तबके को, सभी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। और उसके बाद एक और देखिएगा, इसमें क्या है कि एक व्यक्ति एक वोट, है ना, एक व्यक्ति एक वोट है ना। अब एक व्यक्ति एक वोट, इसका मतलब सभी का वोट क्या है, सभी का वोट भी क्या है, आपस में समान है ना। यहां पे हम कह सकते हैं कि सभी के जो वोट है, वोट का वैल्यू समान है। यही तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का ये पूरा का पूरा वाला कहानी है कि सभी व्यक्तियों के क्या है, जो भी व्यक्ति हमारे भारत के नागरिक है, उसे क्या है, 18 वर्ष का हो या 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, उसे वोट डालने का अधिकार है। और साथ में और हम क्या कह सकते हैं कि अगर वो आपका जो एक व्यक्ति हो, जो वोट, जो एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, याद करिए जब हम समानता पढ़ा रहे थे वहां हमने बताया था कि किस तरीके से वहां पे आपका जो है वो कांता और उसके यहां काम करने वाला, जो जिसके यहां काम करती थी वो मालिक, सभी लोग मिलकर वोट कर रहे थे। इसका मतलब कि सभी के वोट वैल्यू क्या है, बराबर है ना। चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सभी का वोट का मोल समान है, अर्थात वोट वैल्यू आर इक्वल, है ना। कि यहां पे क्या होता है कि समान, हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में यह भी आता है क्या क्या कि भारत के सभी जनता, मतलब उस देश की सभी जनता को जो 18 वर्ष या उससे अधिक, उसे मत डालने की अधिकार हो, है ना। दूसरी बात कि
सभी के वोट का वैल्यू बराबर हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। आइए यहां पे कह रहा है क्या कि चुनाव में विकल्प हो। विकल्प का मतलब हुआ कि एक से अधिक प्रतिनिधि हो, है ना। इसका मतलब हुआ कि एक से अधिक प्रतिनिधि हो। क्या हो? एक से अधिक प्रतिनिधि हो, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि आप देखते हैं जब भी इलेक्शन होता है अलग अलग पार्टियों से या निर्दलीय भी वो खड़ा होते हैं। जो सीरीज व सीरीज आपको दिखेगा हर एक व्यक्ति का नाम, जो चुनाव आयोग क्या करते हैं सीरियली अनाउंसमेंट करते हैं उसको। तो इसका मतलब अगर चुनाव का में विकल्प है, अर्थात हम बोले कि चुनाव में विकल्प है, तो ये क्या है? लोकतंत्र के चुनाव का एक ये भी शर्त है। लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया कि जनता के द्वारा चुना जा रहा था, ये जनता का पसंद भी होना चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति बार बार अगर चुनाव लड़ रहा है और दूसरा विकल्प उसमें नहीं है, इसका मतलब क्या वो लोकतंत्र का एग्जाम्पल है? बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र का एग्जाम्पल वही है जहां चुनाव में भी क्या होना चाहिए? विकल्प होना चाहिए। मतलब एक से अधिक व्यक्ति इसमें हो जो लोग अपने मनपसंद व्यक्ति को चुन सके। अब आइए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, है ना। इसका मतलब होता है कि कोई भी तरह के यहां पे क्या होना चाहिए, बात करें कि यहां आप देखते होंगे कभी कभी कि कहीं कहीं ये सुनने को मिलता होगा कि वोट के लेके आरोप लग जाता है कभी कभी, मतलब एक दूसरे की पार्टी पे, है ना। तो प्रत्यक्ष और निष्पक्ष तरीके से अगर वोट होती है तो वो क्या माना जाता है? इसमें सबसे बढ़िया होता है वो कौन सा होता है? जो बैलेट पेपर पे वोट होता है साथियों। बैलेट पेपर पे जो वोट होता है वो सबसे बेहतर होता है ना। आप देखेंगे कि हमारे देश में जब से ये ईवीएम का शुरुआत हुआ है, कहीं ना कहीं एक पार्टी दूसरे पार्टी पे हमेशा इल्जाम लगाते रहा है आज तक, है ना। लेकिन बैलेट पेपर का क्या है, इसमें ऐसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है देखा जाता है कि कितने वोट इसमें वैलिड है और कितने इनवैलिड है। इनवैलिड को अलग करके जो वैलिड वोट है, उस वैलिड वोट में से किस पार्टी को कितना वोट मिला है, उसमें जो सबसे अधिक मिलेगा वो वहां से क्या होता है सदस्य चुना जाता है ना। लेकिन ये ईवीएम जब से आया है तो यहां पे क्या होता है, कभी कभी लोगों के मन में भी एक दुविधा बनी होती है कि क्या हम जो वोट कर रहे हैं, क्या हम जिसको चुनने जा रहे हैं, क्या वो सही में उसको वोट जा रहा है कि नहीं, क्या हम जिसके लिए अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं वास्तव में उसके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको मत मिल रहा है कि नहीं। ये एक दुविधाएं बनी हुई है हमारे इंडिया में, है ना। और सबसे बेहतर आपको क्या है, बैलेट पेपर पे वोट कराना सबसे सटीक और निष्पक्ष तरीके से देखा जाता है। आज भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े कंट्री है वहां ईवीएम की व्यवस्थाएं नहीं है, चाहे वो रशिया हो या यूएसए हो, वो लोग आज भी बैलेट पेपर पे वोट करवाता है। इसके पीछे रीजन यही है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। चलिए, अब नियमित अंतराल पे चुनाव। आप जानते हैं कि जहां भी प्रतिनिधि चुनकर जाता वहां आप देखेंगे प्रत्येक 5 वर्ष पे, चाहे अब देखिए जहां का मतलब आपको बताते हैं। इसमें एक हो गया लोकसभा, एक कौन हो गया? लोकसभा हो गया, और दूसरा आप जानते हैं विधानसभा, है ना। दूसरा कौन है? विधानसभा है। तो ये लोकसभा और विधानसभा में क्या होता है कि ये जनता के द्वारा चुन के जाता है ना। दोनों जगह आप देखेंगे तो यहां जनता के द्वारा चुनकर जाता है, और ये जब चुन के जाता है तो यहां क्या होना चाहिए कि नियमित अंतराल पे चुनाव लगातार होते रहना चाहिए। तो वो प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। कितने दिन पे? 5 वर्ष पे। क्लियर है बातें? चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए कह रहा भारतीय चुनाव प्रणाली। अब हम लोग यहां से बात करेंगे कि जो हमारे भारत का जो चुनाव प्रणाली है वहां क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, है ना। ये लोकसभा और जो विधानसभा का इलेक्शन होता है इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं। तो अगर हम लोकसभा की बात करें और विधानसभा की बात करें, यहां पे सीटों की संख्या कितनी है टोटल? अगर देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितना है? 543 है। कितने हैं? 543 है। क्लियर। लेकिन अधिकतम की बात करें, आपसे पूछेगा कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, आपसे अधिकतम अगर पूछ देता है साथियों, तो अधिकतम अगर सीटों की संख्या की बात करें तो वो कितने हैं? 550 है। और वर्तमान में कितने हैं? 543 है।
अब 543 क्यों है, इसके पीछे रीजन है, पहले इसमें 2 होता था, जिसका मनोनयन राष्ट्रपति करते थे वो एंग्लो इंडियन होता था। अब जिसको क्या किया, संविधान संशोधन के द्वारा उसे खत्म कर दिया है। अच्छा हाँ, यहां एक बात याद आया साथियों, आपको याद दिला दूं, जब हम कल पढ़ा रहे थे तो एक मेरे से मिस्टेक हुआ था, सुधार लीजिएगा। जो हम बताए थे आपको, जो 1935 के अधिनियम के तहत जो है उस जो 1935 का अधिनियम आया था उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो अनुच्छेद जो था ना वो 321 ही था, हम मिस्टेक से उसको 351 बोल दिए थे, समझे, इसके लिए सॉरी, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। 10 अनुसूची सही था, लेकिन ये जो है ना 321 ही आर्टिकल्स उसमें था, 351 बोला गया था, मतलब निकल गया था मुंह से, है ना। जब हमने क्लास एंड किया तो अचानक से मतलब दिमाग ये हिट किया, तब लगा कि चलो भाई अगले क्लास में बोल देंगे बच्चों को कि आर्टिकल जो 1935 में टोटल 321 अनुच्छेद थे। क्लियर है, चलिए आइए, तो ये देखें, तो अब ये क्या हो चुका है, ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या किया है, पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। अब जो है ये 2019 में हुआ था, ठीक है। अब क्या है कि अब टोटल जो है 543 सीट पे होता है, जिसमें से 524 सीट पे जो है मेरे दोस्त 524 हाँ 24 और 19 दोनों को जोड़िए, आपको हो जाएगा, है ना। 524 जो होता है ये राज्य से चुन के आते हैं, है ना, ये कहां से चुन के आते हैं, राज्य से, और ये कहां से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं, जिसमें आपका दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी है, ऐसे जगहों से क्या होता है यूटी से चुन के आते हैं आपके, और मतलब है ना। उसके बाद आपका चंडीगढ़ हो गया, फिर अंडमान निकोबार हुआ, तो ये सब ओवरऑल जो है टोटल वहां से कितने चुन के आते हैं, ऐसे याद रखिए ना, जो यूटी से है 19 चुन के आता है, 524 जो है आपका राज्यों से ये निर्वाचित होके आता है। क्लियर है। अब मनोनयन का सिस्टम इसमें खत्म हो चुका है, और ये कितने साल पे होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है ना। कितने दिन पे, प्रत्येक 5 वर्ष पे इसका एक नियमित अंतराल पे चुनाव होता है। याद करिए, लोकसभा जब बता रहे थे मेरे दिमाग में एक बात आया, चलिए यहीं पे बता देते हैं। एक था समय, वो समय था साथियों, वो 42वां संविधान संशोधन था, है ना। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें एक बार मात्र लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना कर दिया गया था, आपको पता है। उसमें जो है लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कर दिया गया था आपका 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्षों के लिए किया गया था। लेकिन जब यहां पे मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, उस सरकार ने फिर से 44वां संविधान संशोधन करता है, जिसमें पुनः इसका जो है आपका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया है। तो आपसे पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष का हुआ था, तो आप कहिएगा वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, वो इंदिरा गांधी के समय में, जिसमें कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब ये 5 वर्ष पे चुनाव होता है, चाहे वो हम बात करें विधानसभा का, तो विधानसभा में भी आप जानते हैं, अगर हम बिहार की बात करें तो यहां 243 सीटें हैं विधानसभा का, है ना। और ये जो सीटें फिक्स होती है ओवरऑल, ये क्या है, वहां जनसंख्या के आधार पे होता है। लेकिन हमारे यहां जो है ना, आज भी जो चल रहा है वो पुराना ही चल रहा है। ये किस पे, 1971 के जनसंख्या के आधार पर ये अभी चल रहा है, इसी को बेस माना गया 1971 के जनसंख्या के आधार पर। और ये कब तक के लिए फिक्स किया गया है सीटों की संख्या, तो याद रखिएगा 2026 तक जो है हम लोग के यहाँ का सीटें क्या है, फिक्स है ना। अब कहिएगा ये सर कब हुआ था, तो ये 84वां संविधान संशोधन होता है 2001 में। उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती है, उसी समय जो है ना इसको बेस बना के और 2026 तक के लिए क्या किया गया था, इसको फिक्स कर दिया गया था आपका। और मतलब कि तब तक आपका जो है 543 ही सीट रहेगा, और प्रत्येक विधानसभा में जितने सीट है वो सीट में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, आपका सीटों की संख्या उतना ही रहेगा। क्लियर है ना। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि किस हमारे विधानसभा और लोकसभा में कब तक के लिए सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई है, तो ये है 2026 तक के लिए। क्लियर है। आइए इस पे, अब जब ये 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगा, जिस दिन अपने कार्यकाल को ये पूरा कर लेगा 5 वर्ष का, उस दिन क्या हो जाएगा, भंग होगा, है ना। तो जब लोकसभा को भंग किया जाता है तो इसकी बातें कहां पे मेंशन की गई है, ये आर्टिकल, ये मिस्टेक है, यहां पे सुधार देते हैं, ये आपका है
आर्टिकल 85 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में इसकी चर्चाएं की गई है। कहां पे है ये मेंशनिंग, कहां पे किया गया है? आर्टिकल 85 के क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज बी में इसकी चर्चाएं की गई है। अब जब राष्ट्रपति इसको भंग करेगा तो क्या सलाह की आवश्यकता होती है? क्या आपको लगता होगा क्या इसको सलाह की आवश्यकता होती है? एकदम बिल्कुल होती है ना। अब देखिए सलाह किसकी चाहिए, तो इसको सलाह चाहिए साथियों प्रधानमंत्री की और मंत्री परिषद की, है ना। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की, है ना। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पे क्या होता है कि ये भंग करते हैं कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को भंग करने का अधिकार कहां दिया गया है? ये आर्टिकल 85 के क्लॉज 2 और सब क्लॉज बी में इसकी चर्चाएं की गई है। तो ओवरऑल ये बातें क्लियर हुई। तो टोटल सीटों की संख्या कितना है? 543 है। लोकसभा में अधिकतम कितने हैं? तो 550 है। वर्तमान में 543 है। दो को हमने बता दिया है ना। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या किया? खत्म कर दिया गया है। अब जो है इसमें से 524 कहां से चुन के आते हैं? राज्य से चुन के आते हैं, है ना। और हमने बताया, और 19 कहां से चुन के आते हैं? यूटी से। यूटी में भी सबसे ज्यादा कहां से आपको? दिल्ली से आता है, बाकी में से एक, और उसके बाद जो है ना कुछ यूटी में आपको एक एक चुन के आता है। तो इस तरीके से ओवरऑल दिया गया है। तो 19 आपको यूटी से चुन के आता है, 524 यहां से। ओवरऑल ये क्लियर हो गया। अच्छा, इनका जो है लोकसभा जब की कार्यकाल की समाप्ति होती है तो भंग कौन करता? राष्ट्रपति करता है। इसका अधिकार कहां दिया हुआ है? तो इसको अधिकार मिला हुआ है आपके अनुच्छेद 85 के खंड 2 के उपखंड बी में दिया गया है। अब हम बात करेंगे आपका विधानसभा का। विधानसभा में भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन यहां पे भंग कौन करता है? ये करता है राज्यपाल महोदय करते हैं। अब राज्यपाल महोदय करते तो इनको अधिकार जो मिला हुआ है, ये अधिकार कहां पे है? तो यहां भी है आर्टिकल, अगर हम बात करें तो 174 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में इसकी चर्चाएं की है। बी लिखा हुआ याद रखिएगा, वहां पे बी है, ठीक है। हम सुधार दिए या बी है, ठीक। तो क्या है? ये सब क्लॉज बी में इसकी चर्चाएं की गई है। ये अधिकार मिला है इस अनुच्छेद के तहत कि राज्यपाल क्या करेगा, जब विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण होता है तो इसे भंग करने का जो पावर है वो किसको मिला हुआ है? तो वो राज्यपाल को मिला हुआ है। क्लियर है। अब देखिए एक बात और बता दूं, यहां भी सेम कहानी। यहां हमने क्या देखा? सलाह किससे लेते? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से। लेकिन यहां भी वही सेम बातें आएगी। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसका काम तो है नहीं। यहां भी अगर हम बात करें सलाह की साथियों, सलाह ये किनसे लेंगे? तो ये लेंगे सीएम से प्लस मंत्री परिषद या कैबिनेट मिनिस्टर्स, कह सकते हैं यहां मंत्री परिषद से। इन्हीं के सलाह पर ये क्या करेंगे? विधानसभा को भी भंग करेंगे। क्लियर है। अच्छा, यहीं पे ये बात को हम मेंशन कर देते हैं। यहां पे हम मेंशन कर देते दो बातें। 524 याद रखिएगा कहां से आता है? आपका राज्य से आता है। और 5 यहां पे 19 जो है वो यूटी से आता है, ठीक है। ये 519 कहां से आता है? यूटी से आता है। और ये कहां से आता है? तो राज्य से आता है। क्लियर। ये सभी ओवरऑल बातें हमने एक ही में कर डाला, ठीक है। और यहां आप बिहार की बात देखिए, यहां क्या है कि मतलब प्रत्येक भाग को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है, या प्रत्येक राज्य में क्या है? एक निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ, जिसको हम लोग विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। ओवरऑल बिहार की बोले तो 243 है। और सबसे आपको पता है सबसे ज्यादा कहां है? यूपी की विधानसभा की सीटों की संख्या है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, भंग करने का प्रावधान हमने बता दिया यहां पे कितना में है? आर्टिकल 174 के खंड 2 के उपखंड बी में है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली की कुछ बातें और रह गया। कह रहा है क्या कि सभी चुनाव क्षेत्र को एक छोटे अंतराल पर चुनाव, ठीक है। मतलब क्या है कि इसके देखिए इसे आम चुनाव कहते हैं।
आप देखे होंगे जब भी चुनाव होता तो उसको आम चुनाव कहा जाता है ना। कभी आपने सोचा ये आम चुनाव क्यों कहा जाता है? आप देखते होंगे कि उसका एक खास अंतराल होता है। कैसे? एक ही दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में चुनाव नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है कि हर क्षेत्र में क्या होता है, छोटे अंतराल पर होता है। मान लीजिए कि पूरे ऑल ओवर स्टेट का अगर हम ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो मान लीजिए 2 तारीख को लगभग 2-3 स्टेट के कुछ जिलों में हो गया, फिर अगले 7 तारीख को होगा, अगले 5 तारीख को, 7 तारीख को, 10 को, फिर 15 को, ऐसे कर करके क्या करता है वो बांट देता है। तो ये छोटे छोटे जो अंतराल पे इसका चुनाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? आम चुनाव कहते हैं। अब देखिए क्या है कि किसी सदस्य के, हाँ यहां देखिए एक चुनाव होता है, ऐसे चुनाव को पता है हम लोग उपचुनाव कहते हैं। ये उपचुनाव पता है कब होता है? जब या तो क्या हो कि उस क्षेत्र के जहां से वो चुन के आए हैं उस क्षेत्र के अगर कोई सदस्य इस्तीफा दे दे या उनका क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। अच्छा, ये चीज आप देखे होंगे इस बार भी क्या होता है, जो एमपी का भी जो इलेक्शन होता है, चाहे वो राहुल गांधी भी आप देखे होंगे कि 2 जगह से चुनाव लड़े थे, है ना। उसी प्रकार से क्या होता है कि अक्सर अलग मतलब जो मुख्यमंत्री, जैसे जिसको मुख्यमंत्री बनना हो या पीएम बनना हो और या पार्टी के मेन मुखिया हो, वो लोग अक्सर क्या करते हैं 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। उनको लगता है अगर मैं भी एक जगह से हार गए तो दूसरा जगह से वो क्या हो जाता है, बन के आ जाते हैं। क्लियर? ये सिस्टम होती है। अब बताइए कि अगर वो 2 जगह से जीत गए थे, रहना तो एक ही जगह था, तो एक जगह क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, वहां पे उपचुनाव होगा। खाली बस वही होगा जहां पे वो इस्तीफा दिए, जहां से वहां उपचुनाव हो जाएगा, वहां दूसरा कैंडिडेट आएगा। अच्छा, मृत्यु कभी क्या होता है देखते होंगे, अचानक कभी किसी क्षेत्र में किसी सदस्य का, चाहे वो विधानसभा सदस्य हो या लोकसभा के सदस्यों का मृत्यु हो जाता है अचानक, तो उस केस में भी क्या होगा, वहां का सीट खाली है, तो खाली सीट को भरने के लिए अब पूरे देश का चुनाव नहीं करेगा, सिर्फ उसी क्षेत्र का चुनाव होता है, जिसको हम लोग उपचुनाव कहते हैं। ये था क्या साथियों, कि ये था भारतीय चुनाव प्रणाली, है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा क्या है। अब देखिए बात करेंगे चुनाव क्षेत्र के बारे में, ठीक है। देखिए हमने जो बातें की थी यहां भी मेंशन कर दिया है। कह रहा चुनाव का उद्देश्य क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में बांट दिया है, उस क्षेत्र को 2 नाम दिया जाता है। अगर लोकसभा के लिए बात करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम लोग एमपीज के इलेक्शन की बात करें उसके लिए क्या होता है, लोकसभा क्षेत्र कहते हैं। और किसी स्टेट्स की बात करें वहां जो आपका होता है एमएलए के लिए, है ना, एमएलए के लिए जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। विधानसभा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या है, अब कहिएगा क्या सर, क्या एक राज्य के अंदर, मतलब कि एक ही राज्य में क्या ये दोनों सीट जो इसका क्षेत्र है, क्या एक निश्चित क्षेत्र होता है क्या, एक ही क्षेत्र में दोनों आ सकता है क्या? जैसे मान लीजिए लोकसभा का क्षेत्र और राज्यसभा का क्षेत्र, क्या लोकसभा और विधानसभा का जो क्षेत्र है क्या एक ही क्षेत्र में दोनों आ सकता है? नहीं आ सकता है। अब एग्जाम्पल देते हैं, दैट मीन हम बिहार को उठाएं। बिहार में अगर हम देखें, बात करिएगा तो विधानसभा को ओवरऑल 243 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। किसके लिए? एमएलए के लिए, है ना। एमएलए के लिए क्या किया गया है, इसको 243 भागों में इसका विभाजन किया गया है। यही बात अगर हम एमपीज की करें साथियों, यही बात हम एमपीज की करें तो इसके लिए 40 सीट दिया गया है। क्या? अब देखिए इसका मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, क्योंकि 38 जिला है बिहार में, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि यहां पे कितने 243 विधानसभा क्षेत्रों में इसे बांटा गया है और इसको 40 में। तो इसका मतलब है कि ये वाला क्षेत्र छोटा छोटा रहेगा, है ना, और ये वाला क्षेत्र क्या होगा, बड़ा क्षेत्र रहेगा। क्या क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब बताइए इसको मिटा दो, इसको मिटा देते हैं, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं सिर्फ, तो सब यही सब
चलिए अब देखते हैं आगे। ये होता है साथियों 84वां संविधान संशोधन। कब होता है? 2001 में। हमने बता रखा था इस समय सरकार किनकी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय में अटल बिहारी जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, है ना। अटल बिहारी जी कौन थे? पीएम थे, है ना। प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, है ना। जब यहां पे क्या हुआ था, जो 84वां संविधान संशोधन होता है और 2026 तक के लिए क्या किया है? सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया है। और आधार कौन सा माना है? 1971 के जनगणना के आधार पर, है ना। अभी भी जो सीटों की संख्या फिक्स की गई है वो 1971 के जनसंख्या के आधार पर है और 2026 तक के लिए सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई है। और आप देखिए कह रहा है प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक समान होता। इसका मतलब हुआ कि यहां पे जो चुनाव क्षेत्र में जो मतदाताओं की संख्या है, अगर हम बोले तो कह रहा है काफी हद तक समान। इसका मतलब होता है साथियों कि जो ये खास क्षेत्र में बांटा गया है वो जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है ना। ये जो चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है इसको, मतलब चाहे वो लोकसभा का क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में क्या होता है? लगभग समान मतदाता है ना। तो वही बात लिखा है यहां पे, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या समान है। तो ये जो फिक्स, मतलब जो अलग अलग चुनाव, मतलब जो लोकसभा का क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो, तो सभी चुनावी क्षेत्र में क्या है? समान मतदाता की संख्या है ना। अब एक्चुअली अभी भी आधार वर्ष यही लेके चल रहा था, इसीलिए अब इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। कहीं थोड़ा बहुत का आगे डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल बात यही आती है कि प्रत्येक जो यहां पे आपका जो चुनाव क्षेत्र है, ये चुनाव क्षेत्र में जो मतदाता की संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़े आगे। चलिए देखते हैं, दो बात और रह गया। क्या क्या है? कह रहा प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक समान। ये बात तो हमने कर लिया। अच्छा हाँ, देखिए कह रहा प्रत्येक शहर को उसकी विधानसभा के सीटों के हिसाब से बांटा गया है ना। जो प्रत्येक शहर है उसमें डिपेंड करता है कि विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, उसी हिसाब से बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि एक शहर को आप देखेंगे, अगर हम एक शहर की बात करें तो वो कई विधानसभा क्षेत्र में बांटा हुआ रहता है। कई विधानसभा की अगर हम बात करें तो कई विधानसभा के क्षेत्रों में वो बटा रहता है। कई विधानसभा क्षेत्रों में ये क्या है? आपका बटा रहता है। क्लियर है। अब फिर यही लोकसभा की बात करेंगे तो वहां भी देखेंगे कि शहर अलग अलग जो जिले हैं वो उसमें भी कई मतलब वो क्षेत्रों में बटा हुआ है। ओवरऑल क्या होता है कि अगर जिलों में जनसंख्या लगभग बराबर है तो उसमें देखिएगा लगभग एक जिला लगभग एक लोकसभा में आ जाता है ना। तो ये ओवरऑल जिले जनसंख्या पे डिपेंड करता है। वो भी कब से? 1971 के जनसंख्या को आधार माना है ना। अब आइए आरक्षित निर्वाचन की बात करेंगे। ये क्या है ना। अब आरक्षित निर्वाचन के क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां एससी और एसटी के लिए क्या किया गया है? आरक्षण की व्यवस्था किया गया। किसका? सीटों की आरक्षण का, है ना, ताकि उन्हें भी क्या मिल सके, है ना, उन्हें भी इस चीज में मतलब कि मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, है ना। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर इस बातों को इसमें मेंशन किया ताकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मतलब जो मुख्य धारा से वंचित है, उसे भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, ताकि वहां के लिए भी आवाज उठ सके। वहां से भी जनता चुन के आएगा, वहां से प्रतिनिधि चुनकर आएगा, जनता चुनकर भेजेंगे, ताकि वहां के लिए भी वो आवाज उठाएंगे और उस विशेष क्षेत्रों के लिए विकास हो सके, है ना। और फिर महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। अब जिसमें हम लोग बात करेंगे, करा संविधान निर्माता ने क्या किया? सोच समझकर किसके लिए व्यवस्था की है? कमजोर वर्गों के लिए, है ना। जिसमें आपका कौन कौन आ गया? अगर कमजोर वर्ग की बात करें तो इसमें साथियों सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी नहीं आता मेरे दोस्त, इसमें जो है आपको एससी भी आता है, एसटी भी आता है तथा महिलाएं भी आती है ना, तथा महिलाएं भी आती है। ये सभी किसमें आता है?
कमजोर वर्गों में आता है और इनके लिए क्या है, इसमें व्यवस्थाएं की गई है ना। अब देखिए आरक्षण की व्यवस्था डिपेंड करता है, स्थानीय स्तर पर भी लागू होता है। जो पंचायत का चुनाव होता है ना, याद करिए जो पंचायती चुनाव होता है ना, पंचायत का चुनाव, उसके बाद नगर परिषद या नगर निगम का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, ये सभी जगह आप देखेंगे क्या, आरक्षण की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप यहां बात करेंगे तो अगर हम एससी के अगर बोले कि एससी की आरक्षित सीट भी क्या की गई है, एससी के लिए तय है ना, और एसटी के लिए जो सीट आरक्षित की गई है वो भी तय है। इसका मतलब जहां एससी के लिए मतलब कि अनुसूचित जाति के लिए अगर हम बात करें कि जहां अनुसूचित जाति के लिए सीट रखा गया है वहां से चुनाव कौन लड़ेंगे, अनुसूचित जाति लड़ेंगे। और हम ये बात करें कि जहां अनुसूचित जनजाति के लिए साथियों सीट फिक्स किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो वहां से चुनाव कौन लड़ेंगे, तो आपका एसटी मतलब कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब लड़ेंगे, है ना। तो ये इसकी संख्या और इसका क्षेत्र क्या किया गया है, निश्चित किया गया है कि यहां से सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब ही लड़ सकते हैं चुनाव और यहां से शेड्यूल्ड कास्ट भी चुनाव लड़ेंगे। तो इसका अपना एक निश्चित क्षेत्र है। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो एसटी के लिए जो सीट आरक्षित किया गया है, सीट आरक्षित, ये आपका कौन सा है, तो एमपीज है। एमपी में कितने सीट है, मध्य प्रदेश में तो एसटी के लिए 6 सीट है, मैक्सिमम है वहां का, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहां पे कि 106वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था, महिलाओं के लिए ये मंजूरी दिया गया था, है ना। जब आपका ये नए संसद भवन का उद्घाटन होता है ना, उसी समय ये बात सामने आती है, ये संविधान संशोधन होता है ना। इसका नाम क्या रहता है इस अधिनियम का, तो इस अधिनियम का नाम रखता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अधिनियम 2023। तो ये 106वां संविधान संशोधन जो होता है ये कब होता है, ये 2023 में होता है। इसका नाम क्या रखा जाता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा जाता है। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है हम लोग वो देख लेते हैं। इसमें लोकसभा प्लस विधानसभा की अगर हम बात करें, विधानसभा में महिलाओं के लिए जो सीट का रिजर्वेशन किया गया है वो कितने सीटों को रखा गया है, तो 1/6 सीट, नहीं 1/3 सीट होगा शायद। अच्छा हम देख लेते हैं इसको, चलिए जब तक देखते हैं दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें वर्तमान में अगर एससी एसटी के लिए, है ना, तो एससी एसटी के लिए अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्त, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहां जो सीटों की संख्या है ये फिक्स की गई है, वो कितने, एससी के लिए पूरे भारत में, एमपीज की हम बात करें लोकसभा में, कहां पे, ये लोकसभा में हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में इसके सीटों की संख्या क्या की गई है, आरक्षित की गई है, कितने, 84 सीट, 84% नहीं है साथियों, ये 84 सीट है ना। कितने सीट है, 84 सीट है यहां पे, है ना। और महिलाओं के सॉरी एसटी के लिए कितने सीट है, तो आपका तो महिला यहां पे देखिए एससी के लिए कितने हैं, 84 है, एसटी के लिए कितने हैं, 47 सीट है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो लगभग ये कितने हो गया, देखिए आपका 7 4 11, 8 4 12 1 13, अर्थात 131 सीट क्या है, पूरे तरीके से आरक्षित है। ये 131 सीट जो आरक्षित है ये किसके लिए है, ये ओवरऑल एससी और एसटी के लिए है। क्लियर है। अच्छा इसमें जो सीट था ना साथियों, ये सीट आपका था 101 तिहाई था। इसमें कौन कौन है,
आपका लोकसभा और विधानसभा, अब प्लस में है दिल्ली के विधानसभा, है ना। अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी में एक दिल्ली है, तो आपका लोकसभा मतलब 106वां जो संविधान संशोधन आया था वो कब आता है, तो आपका आता है 2023 में। उसका नाम क्या होता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम होता है। क्लियर है। इसके अलावा इसमें अगर और हम बात करें तो इसमें महिलाओं के लिए कहां कहां, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली के विधानसभाओं में 1/3 सीट को क्या किया है, आरक्षित किया गया है। कितने को, 1/3 सीट को। क्लियर हो गया ये ओवरऑल कहानी, है ना। अब आते हैं मतदाता सूची की बात करते हैं। ठीक है, ये जो मतदाता सूची होता है ना साथियों, इसमें क्या होता है, जो व्यस्त मताधिकार में भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं, मत देने वाले, वे सभी व्यक्तियों का नाम होता है जिनका उम्र कितना हो, 18 वर्ष या इससे ज्यादा ऊपर का सभी व्यक्ति का, है ना, इससे ऊपर के सभी व्यक्तियों का क्या है, इस सूची में नाम रहता है ना। और ये सभी व्यक्ति जिसके मतलब इस मतदाता सूची में नाम रहेगा वही क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है, अन्यथा सभी इसमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की अगर योग्यता रखने वाले की बात करें, इसमें वही शामिल होता है। हमने क्या बात किया यहां पे, जो क्या हो, 18 वर्ष हो या उससे अधिक, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति होता है इस सूची में क्या होता है, शामिल होता है। इसका मतलब उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक भी होना चाहिए। भारत का वो नागरिक हो प्लस 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र उनका हो रहा हो, तो वो क्या है, मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं और वही इस मतदाता सूची में उनका नाम होता है। आप जानते हैं जब हर प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होता है, एमपी का भी इलेक्शन होता है और फिर आपका एमएलए का भी चुनाव होता है, मतलब विधानसभा का भी होता है और लोकसभा का भी होता है। आप देखते होंगे कि जब लोकसभा का भी चुनाव होता है उस समय क्या होता है कि मतदाता सूची का पुनर्नवीकरण होता है, मतलब कि उसको रिन्यूअल किया जाता है, ताकि उसमें इस चीज को देखा जाता है कि हर पूर्व सूचित पूर्ण नवीनीकरण, इसका अर्थ होता है कि पूर्ण नवीनीकरण का अर्थ होता है कि पूरे तरीके से इसमें, मान लीजिए कि आज वोटिंग हो गया तो अब 5 साल बाद ही होगा। जब ये 5 साल बाद होगा तो क्या इसमें व्यक्ति तब तक में ये बढ़ेंगे नहीं, है ना। क्या 5 साल के में इलेक्शन होगा, उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो क्या उसका उम्र आपको यहां पे क्या इसका उम्र आपको 18 साल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन में तो टाइम है। इलेक्शन कब होगी, इलेक्शन में तो टाइम है, जब तक इलेक्शन होता है। क्या उसके बीच में इसमें अगर हम बात करें तो लोग का उम्र भी हो जाता है। और दूसरी बात यह भी है साथियों कि कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, कितने की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद क्या होता है कि इसमें तो उतने का नाम क्या होता है, छांटना पड़ता है। अभी आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है पूरे इंडिया में, है ना। ये इंडिया में इसको राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठाए हुए हैं कि वोट को लेके कि मतदाता सूची में वैसे व्यक्ति को भी नाम जोड़ा गया है जो है ही नहीं, और वैसे व्यक्ति को छांट दिया गया है जो है। तो ये डिपेंड करता है कि हर 5 वर्ष पे जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले मतदाता सूची को पुनर्नवीकरण किया जाए, मतलब उसका रिन्यूअल किया जाए, ताकि उसमें जितने वैसे व्यक्ति हैं जो मतदान करने के योग्य हो गए उसके नाम को ऐड किया जाए, और इस अंतराल में जो व्यक्ति मरे थे उनके नाम को छांटा जाए। ये काम करना होता है। ये काम किसका है, ये आपको पता है, ये चुनाव आयोग का काम है। ये किसका काम है, चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग हमारे आर्टिकल कौन से में है बताइएगा आप लोग, तो ये अनुच्छेद 324 में हमारे चुनाव के बारे में बात करता है। चुनाव आयोग का प्रावधान कहां पे किया गया है, तो आर्टिकल 324 में प्रावधान किया गया है। देखिए क्या बोला, नागरिक को लिंग, जाति, धर्म के आधार पर वंचित नहीं करेगा। ये कहां पे मेंशन किया गया है मेरे दोस्त, ये आर्टिकल 325 में है। 324 क्या कहता है कि हमारे देश में एक चुनाव आयोग होगा जो क्या करेगा, लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाएगा। ये सारे का चुनाव करवाना इसका काम है। और इसके वर्तमान में अगर हम बोले चुनाव आयोग के, अगर आपसे ये पूछे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ
इलेक्शन कमीशन, मतलब सीईसी की बात करें, वो कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जी अभी कौन है? इससे पहले कौन थे? तो वो राजीव कुमार थे। अच्छा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे मुख्य चुनाव आयुक्त। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो कौन थे? सुकुमार सेन थे, और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। क्लियर है? चलिए, और चुनाव आयोग की बातें कहां पे की जाती है? आर्टिकल 324 में हमारे यहां निर्वाचन प्रणाली की व्याख्या इसी में की गई है। और 325 क्या कहता है? कि भारत के किसी भी नागरिक को लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई यहां इनको इसमें वंचित नहीं कर सकता है। चलिए, अब आते हैं उम्मीदवारों का नामांकन का। जब यहां पे क्या होता है कि आप देखिए, यहां से कहानी शुरू होती है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, वो चुनाव लड़ने का इच्छुक है, उसको लगता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो आप देखते होंगे कभी कभी क्या करता है, कोई पार्टी उसे टिकट देती है, या कभी कभी लोग क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से खड़े हो जाते हैं, जिसको हम लोग निर्दलीय कहते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अपने घोषणा पत्र होते हैं, है ना, उनके एक दिशा निर्देश होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं? उम्मीदवारों को ये चीज की दिशा निर्देश जारी करते हैं, और उसके आधार पे क्या होता है, पहले देखिए, इच्छुक उम्मीदवार क्या करेगा? नामांकन पत्र भरेगा जाके, जो हम लोग बोलते हैं पर्चा भरना। आप देखेंगे एमपी का जब इलेक्शन होता है उस समय कहां भरा जाता है? तो आपके जो समाहरणालय कलेक्ट्रेट है वहां जाके भरता है ना। तो कलेक्ट्रेट में क्या होता है? इसका नामांकन पत्र भरा जाता है। फिर वहां पे क्या होता है? जमानत की राशि जमा की जाती है ना। और जमानत की जो राशि होती है वो कितने होते हैं साथियों? जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कितना जमा करना होता है? 25,000 रुपया जमानत की राशि होती है, और 12,500 मतलब इसका 50%, किसका? इसका 50% रुपया SC ST को जमा करना होता है। क्लियर? अब इतने रुपया जमा कर देते, ये जमानती राशि है। ये याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा दोनों की जो जमानती राशि, जमानत की राशि होती है वो कितनी होती है? जनरल की 25,000, और आपका जो SC ST कैटेगरी पर तो 12,500। और इसको हर हाल में कितना वोट चाहिए? 1/6 भाग। क्लियर? मतलब अगर 1/6 भाग अगर वोट नहीं आया तो ये जमानत की राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। क्लियर? इसमें क्या होता है, जब आप 1/6 भाग वोट नहीं लाते हैं, इसका मतलब आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, अर्थात ये पैसा जब्त हो जाएगा, है ना। आइए हम लोग आते हैं, हर उम्मीदवार के कुछ ब्यौरे होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है ना। अब इसमें क्या क्या होता है? अब इसमें देखिए 3 मुद्दे भरने होते हैं। पहला तो ये कि जो उम्मीदवार है, तो उसमें उम्मीदवार के खिलाफ जो चल रहे गंभीर आरोप के या गंभीर मामले चल रहे, आपराधिक मामले, उसको इसमें भरना होता है ना। हम अगर बात करें यहां पे, तो यहां पे पहला तो ये हो गया क्या, कि उम्मीदवार के खिलाफ जो गंभीर आरोप है, गंभीर आपराधिक मामले भी कह सकते हैं, गंभीर आरोप या गंभीर आपराधिक मामले का ब्यौरा भरना होता है। मतलब इस पे कौन सा केस चल रहा है, क्या चल रहा है, ये चीज भरना होता है। दूसरा नंबर, उम्मीदवार और उम्मीदवार के परिवार के बीच की कुल संपत्ति कितना है, वो चीज का ब्यौरा देना होता है। कुल संपत्ति का ब्यौरा, है ना। कुल संपत्ति का ब्यौरा भरना होता है। ये 2 शर्तें हुई। एक और है, वो हम बता दूं आपको। आपका एक तो हो गया क्या, कि अच्छा हां, उम्मीदवार की एक कौन है, शैक्षिक योग्यता।
उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, है ना, कि वो उम्मीदवार कितने पढ़े लिखे, वो 3 है। मतलब कि ये हर उम्मीदवार को इतने ब्यौरे देने होते। पहला कि उस उम्मीदवार के खिलाफ कोई अगर गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। उसके परिवार के बीच, परिवार और उसके पास टोटल कुल कितनी संपत्ति है, उसका ब्यौरा देना पड़ता है। और उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उसको देना पड़ता है। ये टोटल ऑफ, ये जो है टोटल ब्यौरा उसको देना होता है। अब देखिए चुनाव अभियान शुरू होता है ना। जब इतना कुछ हो जाएगा तब क्या होगा, चुनाव अभियान शुरू होगा। अब यहां बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, है ना। चुनाव के समय क्या होता है, जो पार्टी के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, विकास की बातें किए जाएंगे, आपके गली मोहल्ले के रोड बनाए जाएंगे, है ना, आपके घर पे वो हाईवे बनवा देंगे बगल से, बिजली पानी की सुविधा दिलवा देंगे, है ना, हर घर से नौकरी की दिलवा देंगे, है ना। और बेरोजगारी की बात करेंगे कि हमारे जीतने के बाद अब एक भी लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये सब बड़े बड़े बातें करेंगे, है ना। वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निभाए तब तो, है ना। फिर भारत के में अंतिम सूची की घोषणा, देखिए वहां पे क्या हुआ था, सभी लोगों ने नामांकन पत्र भरा था, लेकिन अब इसमें से क्या होता है कि जो वो मतदान की तारीख के बीच के अंतर लगभग 2 सप्ताह का जब बचता है, यानी हम बात करें कि जब चुनाव होने वाला रहता है, उस चुनाव का जब 2 सप्ताह बच जाता है, उस समय क्या होता है कि जो चुनाव आयोग वो क्या करता है कि यहां पे अंतिम सूची की घोषणा करता है ना। और है ना, ये अंतिम सूची की घोषणा क्या होता है बताते हैं। आप जानते हैं कितने बार ये भी चुनाव आयोग पर भी आरोप लगता है कि इन्होंने क्या किया, मेरा नाम यहां से मतलब किसी की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है ना। आप देखते होंगे कभी कभी यहां पे कि कितने बार क्या होता, पर्चा भरा लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये चुनाव आयोग के हाथ में है। और ये कब करते हैं इस चीज को, पहले नहीं करते, जब 2 सप्ताह बचता है ना इलेक्शन का, मतदान का जो टाइमिंग, जो 2 सप्ताह बचता है, तब क्या होता है, ये अपना एक सूची जारी करते हैं और सूची में सभी उम्मीदवार का, सभी कैंडिडेट्स का नाम होता है। कह रहा इस अवधि के दौरान उम्मीदवार मतदाता से संपर्क करते हैं, क्या घर घर आते हैं कि प्रणाम हम ही हैं फलना, वोट करिएगा, है ना, जीत के आएंगे तो आपके लिए होने से हम फॉर्च्यूनर ले आएंगे। पूरा बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ प्रणाम करते हैं। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा दिक्कत, ये दुख की बात ये है ना कि जब लोग हाके, अगर कोई नेता, आजकल देखिएगा अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है बिहार में, अब होता क्या है कि इलेक्शन में घर घर पहुंचने लगता है नेताजी लोग जब आते हैं ना, तो वो मतलब आप लोग के सामने या हम लोग के सामने इस तरह से हाथ, एकदम तुरंत हाथ जोड़ लेंगे ऐसे करके, और हम लोग को लगता है अरे बाप रे बाप, नेताजी थे ऐसे करके। अरे यार वो लोग का वो टेक्निक है, अगर वैसा नहीं करेगा तो उसको वोट कौन करेगा। सोचिए, यही वही सोचने का फेर है आदमियों में, जनता में, कि उनके वोट का वैल्यू कितना है। वो ना कि जिस तरह से ये लोग आते हैं और हम लोग के सामने मतलब अपना वो रूप दिखाते, तो हम लोग को बड़ा दया सी भावनाएं उत्पन्न होती है और हम लोग वोट करते हैं। तो ये सब चीज जनता को समझना चाहिए, है ना, हम लोग को भी इस बात को समझना चाहिए, है ना। तो अब आगे बात करें, इस अवधि के दौरान क्या होता है, ये आके यही सब बातें चीतें करते हैं, मतदाता से कांटेक्ट करते हैं कि आप ही जो करिए, हम आप लोग के लिए एक वो अपने बड़े बड़े वादे रख के चले जाते हैं। और देखिए अब यहां होता है लागू आदर्श आचार संहिता, ठीक है। ये आदर्श आचार संहिता क्या है, इसमें क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया है। ये कौन, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका इसमें क्या है, दिशा निर्देश है। किसका, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश क्या है देखा जाता है, तो इसमें पहले यह देखा जाता है कि आप जाके उनको, उनके साथ में कुछ मतलब ऐसा बात रहे, धार्मिक मुद्दों को नहीं उठा सकते हैं। आप जाके मिलिए उसको फोर्सफुली, आप वोट के लिए डरा धमका नहीं सकते हैं। दूसरी बात क्या कि अगर आप उस पैसा का लोभ लालच नहीं दे सकते हैं,
जो अक्सर आप देखते होंगे कि 500 रुपया में वोट बिक जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदर्श आचार संहिता में किया गया है कि किसी भी कैंडिडेट को यह सख्त निर्देश दिया जाता है कि आप पैसे की बात नहीं करेंगे, लोभ लालच नहीं देंगे और उससे जबरन अपने शक्ति का प्रयोग करके वोट नहीं लेंगे। ये सारी बातें यहां पे की जाती है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये है दिशा निर्देश आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता का। ठीक है, फिर कह रहा उम्मीदवार किसी भी मामले में दोषी अगर पाया जाता है उस समय तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवारी क्या हो जाएगी? उसकी रद्द कर दी जाएगी उस समय। ठीक है, अगर कोई इस आदर्श आचार संहिता के समय अगर कोई उम्मीदवारी ये जितने बातें हमने बोला अभी, अगर ये सारी किसी भी बातों में ये अगर आए, मतलब इसमें दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति की उम्मीदवारी क्या हो जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। ये थी आपका आदर्श आचार संहिता की कहानी। अब भारत की हम बात करेंगे कि क्या हमारे भारत में लोकतांत्रिक चुनाव क्यों जरूरी है ना? तो हम लोग बात करेंगे यहां पे कि भारत में ये क्यों जरूरी है। तो इसके लिए आपको हमने बता रखा है कि अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो इसमें क्या होना चाहिए? जनता के पास वो पावर होना चाहिए सरकार चुनने की और नियम बनाने की शक्ति किसमें होना चाहिए? जनता में निहित होना चाहिए। और जनता क्या करेंगे? अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ये सारे शासन व्यवस्था को कायम करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि भारत में कह रहा है चुनाव के लिए क्या है? एक स्वतंत्र और ताकतवर संस्थान है। उस संस्था का नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन, जिसको हम लोग कहते हैं चुनाव आयोग, है ना? ये चुनाव आयोग क्या है? एक ऐसी संस्था है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये वास्तविकता ये है साथियों कि ये एक स्वतंत्र और ताकतवर संस्था है ना? लेकिन ये अब ये वैसा नहीं लगता है कभी कभी, अगर लेकिन इसमें वो पावर है कि अगर चाहे तो किसी भी पार्टी को किसी तरीके से, मतलब ये जो किसी सरकार के बातों में चलना, ये सब इनकी नहीं है। इनका ताकत बहुत है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। जो सत्ताधारी होते हैं उनका दबाव में आ जाते हैं, जो अभी आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दा उठा भी था। तो ये क्या है कि आपका ये स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। वास्तव में क्या होता है कि इसकी जो नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति जो है निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, इसमें आप जानते हैं यहां पे अभी कितना है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य आयुक्त है ना? तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार है। अब इसकी नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब राष्ट्रपति इनका चुनाव करता है उसके बाद ये पूरे तरीके से क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। ये किसी मतलब ये सरकार से भी क्या हो जाते हैं? ये सरकार से स्वतंत्र रहते हैं। क्या से? ये सरकार से स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कहने भर की बात है, ये सरकार से स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। वास्तव में ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा उन पे आरोप लगाया जाता है ना, अलग अलग पार्टियों के द्वारा, कि क्या होता है कि ये स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। लेकिन इनका जो है, ये जब राष्ट्रपति इनका नियुक्ति कर देते हैं उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? पूरे तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं। ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ना कि सॉरी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ना तो ये हाँ जनता के प्रति जवाबदेह कह सकते हैं, लेकिन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये जनता के प्रति जवाबदेह जनप्रतिनिधि करता है, ये नहीं हो सकता है। ये आप इसको एक लाइन में ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति जब इन्हें नियुक्त कर देती है उसके बाद ना तो ये राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह रहते हैं, ना ही ये आपका सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बॉडीज है, संस्था है, और इसमें इसका जो पावर होता है वो किसके तरह होता है? न्यायपालिका के तरह इसका भी अपना एक अधिकार होता है, मतलब एक पावर होता है इनके अंदर, और न्यायपालिका की तरह ये काम करते हैं, है ना? इनके नजर में सभी राजनीतिक दल क्या है? बराबर है। क्लियर?
अब इनका जो कार्यकाल होता है साथियों, आपको बता दूं कि चुनाव आयोग में जो है आपका जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है या अन्य चुनाव आयुक्त भी जो होता है, इनका जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड, ये कितने दिन का होता है? 6 वर्ष। कितने दिन? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। यानी कि जब उनकी नियुक्ति होती है उस समय से 6 वर्ष तक। कितने दिन तक? 6 वर्ष तक। या 6 वर्ष से पहले अगर वो 35 वर्ष की उम्र के हो जाए, कितने के, सॉरी 65 वर्ष की उम्र के हो जाए, तब भी वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे यहां से। क्लियर? तो इनकी इतनी भागीदारी है चुनाव आयोग की, है ना। अब हम बात करें, ओहो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आते हैं ओवरऑल बुक की कहानी पे, और हम लोग बुक की कहानी को शुरुआत करते हैं। तो आइए अब एनसीईआरटी पे। ये रहा एनसीईआरटी की कहानी। चलिए यहां से हम लोग शुरू करेंगे। यहां बात की गई है हरियाणा विधानसभा की, और यहीं से इसकी कहानी शुरुआत होता है। देखिए क्या है, कह रहा है आधी रात के बाद का समय, ठीक है, उत्सुक और भीड़ के चौराहे शहर के पास पिछले 5 घंटों से नेता के आने का इंतजार कर रही है, और भीड़ में बार बार भरोसा दिला रहा है कि नेता बस आने ही वाले हैं। जब भी गाड़ी आपस वहां से गुजरती थी पास से, तो लोग को लगता नेता को देखने की उम्मीद खड़े होते थे। मतलब कि देखिए, अब होता है, ये हरियाणा का विधानसभा का चुनाव की कहानी है। उस समय में क्या होता है, चौराहे पे एक भीड़ जमा होती है जहां पे नेताजी आने वाले रहते हैं। लोगों को यह दिलासा दिलाया जाता है कि बस कुछ ही समय में नेताजी पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये क्या होता है कि पहुंच नहीं रहे थे। और जैसे ही कोई गाड़ी वहां से गुजरती थी तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जगती थी, क्या, कि अब नेताजी आ ही रहे होंगे, है ना। कह रहा, उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए। मतलब जैसे ही कोई गाड़ी आए, लोग को लगता है कि नेताजी हमारे आ गए। कह रहा, यह नेता श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख है ना, जो गुरुवार के उस रात कहां, करनाल में भाषण देने आने वाले थे, है ना। तो ये कहां के थे? आपके हरियाणा के करनाल के थे, और वहां ये भाषण देने आ रहे थे। कह रहा कि 76 वर्ष के नेता आजकल जरा फुर्सत नहीं है। सोचिए, अब कह रहा उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह कितने बजे से? 8 बजे से शुरू होकर कितने बजे तक था? 11 बजे तक चलता है। मतलब सोचिए, जब ये इलेक्शन का टाइम आता तो ये लोग देखे होंगे कि अब दिन रात एक करके पूरे तरीके से लगे रहते हैं चुनाव प्रचार में, है ना। कह रहा है कि आज सुबह उन्होंने चुनावी सभाओं में भाषण दिया, और पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। अर्थात ये जो है आज से नहीं, मतलब जब ये इलेक्शन की बारी थी तो उससे पहले, मतलब 23 महीने से, लगभग 2 साल से वो क्या कर रहे थे? ये जनसभाएं कर रहे थे। जनसभा का अर्थ क्या हो गया साथियों? जनता का सभा। मतलब जनता को बुलाकर वहां सभा आयोजित करते थे, और ये लोग मतलब इलेक्शन के, जो आने वाले इलेक्शन है उसका योजना बना रहे थे, किस तरीके से तैयार किया जाएगा। हरियाणा के कब? 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी अखबार की ये क्या है? खबर है, जो राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, है ना। ये 1982 में कौन बनाए थे? कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी। और ये बात हो रही है 1987 में, जब इसके बाद वाला जब चुनाव होता है तब का। क्या तब विपक्ष के नेता कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। और ये न्याय युद्ध नामक आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया। और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का ये क्या किए? गठन किए। कौन? तो ये देवीलाल, है ना। चौधरी देवीलाल जो है ये एक विपक्ष पार्टी बन के तो वो यहां पे तैयार होते हैं। किसके? कांग्रेस के विपक्ष पार्टी रहते। कह रहा उनके
पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाते हैं और अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल क्या कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी क्या करती है, चुनाव जीती, तो वो किसान और छोटे व्यापारी के लिए क्या करेंगे, कर्ज माफ कर देंगे, है ना। ऐसे ऐसे वादे आप देखते होंगे बहुत सारे पार्टियां करती है। कह रहा उन्होंने वायदा किया है कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा, मतलब कि वो जीतेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो छोटे व्यापारी और किसान है उसका क्या माफ हो जाएगा, कर्जा माफ हो जाएगा, है ना। ये देवीलाल जी का पहला मुद्दा रहता। कह रहा तब लोग सरकार से नाखुश थे, वे देवीलाल के वायदे की तरफ क्या हो रहे थे, आकर्षित हुए, और इसलिए जब चुनाव हुए तो लोक दल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए, है ना। मतलब यहां क्या था कि तब तक यहां पे जो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इससे लोग क्या थे, नाखुश थे। इस समय क्या थे, नाखुश थे, और इस वजह से लोग ने क्या किया, इसको जमकर वोट दिया। और लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टियों ने राज्य विधानसभा में कितने सीट, 90 सीटों में से 76 प्राप्त कर लिए। मतलब सोचिए कि इसमें लोक दल को अकेले ही कितना मिला, 60 सीट मिली। 76 में से 60 सीट लाया। मान लीजिए, देखिए किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 50% प्लस 1 की जरूरत है। मान लीजिए अगर 90 सीट था तो इसको लाना कितना था, मात्र 46 लाना था। लेकिन सोचिए कि ये कितने ले आते हैं, ये 46 नहीं प्लस 30 और कर लीजिए, इतने सीट अर्थात 76 सीट ले आते हैं। और ये 90 में से जो 76 लाते हैं, इस 76 में से 60 वो अपना लाते हैं और ये अन्य दल लेके आते हैं कितना, 16 सीट। ये सिस्टम होती है इसकी, ये ओवरऑल की, है ना। और इसे स्पष्ट बहुमत मिला और कांग्रेस के हाथ तब कितने सीटें लगी थी, मात्र 5 सीटें। सोचिए जो सरकार में था और 1987 के चुनाव में सिर्फ 5 सीट लेके आते हैं। अब कह रहा है तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने क्या किया, अपना पद को छोड़ दिया, है ना। और नवनिर्वाचित देवीलाल ने क्या किया, अपना नेता चुना और राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया, संभालने के लिए, पद को संभालने के लिए, मुख्यमंत्री के पद को संभालने के लिए शपथ दिलाते हैं। आप लोग जानते हैं कि बात करें प्रधानमंत्री के लिए भी तो वही कहानी है ना। प्रधानमंत्री को कौन चुनते हैं, मतलब प्रधानमंत्री उसी दल में से कोई एक नेता चुना जाता है, सदस्य होता है लोकसभा का, और उसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। और शपथ दिलाने के बाद वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सहायता से वो अपने मंत्री परिषद का चुनाव करता है ना। और उनको मतलब नामित करता है, और नॉमिनेट व्यक्ति को क्या होता है, शपथ दिलाना राष्ट्रपति का काम है। उसी तरह यहाँ पे राज्यपाल क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति को मंत्री परिषद के लिए शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि सीट कितना होना चाहिए, 15%। पूरे सीटों, कुल सीटों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीएम प्लस कैबिनेट हो गई की बात अगर हम करें, है ना, पीएम प्लस कैबिनेट की बात करें या सीएम प्लस कैबिनेट की बात करें, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम 12 सीट, यानी कि 12, ये संख्या में, प्रतिशत में नहीं है, समझे। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, और मैक्सिमम 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें सीएम प्लस कैबिनेट भी आता है। चलिए, तो ये नए मुख्यमंत्री के रूप में ये क्या करते हैं, इनको निमंत्रण दिया गया देवीलाल जी को, और चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। कौन, देवीलाल। का मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उन्हें सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान और खेतीहर मजदूर को और छोटे व्यापारी को उन्होंने क्या किया, बकाया ऋण को माफ कर दिया। यही वादे किए थे देवीलाल जी, और इसको क्या करते हैं, यहां पे माफ कर देते हैं। और उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया, है ना। और अगले चुनाव कब होता है, 1991 में हुए, और इस बार उनकी पार्टी के लोगों ने समर्थन, मतलब लोगों का समर्थन नहीं मिला यहां पे, है ना। सोचिए यहां पे कर्जा माफ किया लेकिन फिर भी समर्थन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, कुछ चीजों में चूक हुई होगी पार्टी की। कह रहा कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बना ली। फिर से यहां पे क्या होता है, मतलब कि इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने फिर से सरकार बनाती है और वो चुनाव जीतकर, है ना। अब देखिए यहां क्या लिखा है
कि क्या अधिकांश नेता चुनावी वायदे पूरे करते हैं, है ना। तो ये आप जानते हैं कि मैक्सिमम बातें को ये क्या करते हैं यहां पे, ये तो जब बात वादे की आई तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन निभाने की आई तो बहुत कम को निभाते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले बातों पे। आगे देखिए यहां पे क्या लिखा है, कह रहा कि चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कि सरकार, जब उससे पहले जो सरकार अपने हिसाब से वो मतलब वो नियम बनाते हैं, उसको लागू करवाते हैं, योजना लाते हैं, तो जब सरकार बदलेगी तो ये सभी बदलता है। कह राज्यपाल ने देवीलाल को के भाषणों से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री का न्योता दिया था, नहीं ना, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जब इनकी पार्टी जीत कर जाती है और जीत कर जाने के बाद इन्हें 90 सीट में से 76 की प्राप्ति होती है, इसीलिए इनको निमंत्रण दिया जाता है सरकार बनाने के लिए, है ना। ऐसे नहीं उनके चुनाव मतलब भाषण से प्रभावित होकर नहीं बुलाया गया था। कह रहा है किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल क्या है पर चुनाव क्या है, जरूरी है ना। कोई भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अर्थ ही है कि एक नियम अंतराल पे क्या होना चाहिए, चुनाव होते रहने। कह रहा दुनिया में 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम ये सभी जानते हैं कि अनेक देशों में जो लोकतांत्रिक देश नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं, पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है, आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करते हैं। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने आगे हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा था पहला अध्याय में, तो कह रहा है क्या देखा, किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अब सोचिए कि यहां पे एक साथ सभी लोग मिलके क्या करें कि अगर किसी मुद्दे पर अगर अपने निर्णय ले तो क्या यह संभव हो पाएगा, नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए संभव है कि हम लोग क्या करते हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और उसके माध्यम से हम किसी भी चीज पे निर्णय करते हैं, है ना। चलिए अब कह रहा है कि संभव है कि हर किसी व्यक्ति को हर मामले पर फैसला करने और समय और ज्ञान हो, और यह अधिकांश लोग लोकतांत्रिक शासन में व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। मतलब इसकी जरूरी भी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास समय हो और हर व्यक्ति के पास उतना ज्ञान हो कि वो क्या कर सके, हर मुद्दे पे निर्णय ले सके। तो ये भी बहुत बड़ा बात होती है। इसीलिए क्या होता है कि जनप्रतिनिधि को चुना जाता है जो जनता के लिए क्या करता है, काम करता है। कह रहा है क्या चुनाव के बिना लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है। आइए ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां जनप्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह का कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव किसी शिक्षा और ज्ञान के आधार पर होता हो, है ना। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है आगे। कह रहा है किसे ज्यादा अनुभव और ज्यादा ज्ञान, है ना, कि अगर हम बात कह रहे हैं किसे ज्यादा अनुभव और ज्यादा ज्ञान है और तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, और यहां मान ले कि लोग क्या होता है मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब देखिए साथियों ये क्या कहना चाह रहा है, कहना यह चाह रहा है कि मान लीजिए कि जहां की आबादी कम हो वहां अगर लोग खुद से मिलजुल कर क्या करें कि किसी भी बड़े बड़े मुद्दे पर निर्णय ले सब मिलकर, अगर वहां ज्ञान भी हो ये और समय भी हो लोगों के पास, तो यहां पे क्या कर सकता है कि सब मिलजुल कर अपने परेशानियों को क्या कर लेगा, दूर कर लेगा। तो क्या ऐसी जगह चुनाव की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है ना। कारण लेकिन क्या फिर इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं, या हम कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधित्व पसंद है या नहीं। हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे, है ना। यह भी मैटर करता है कि हम ऐसे लोकतंत्र क्या, उसे हम लोकतंत्र कह सकते हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जो जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, लेकिन जनता क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, है ना। कह रहा है इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर
अपने प्रतिनिधियों को क्या करेंगे, चुन सकेंगे, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी देंगे। तो अगर ऐसी व्यवस्था जहां हो तो हम एकदम उसको क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र कह सकते हैं, है ना। कह रहा इस व्यवस्था का नाम क्या है, चुनाव है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक निश्चित अंतराल पर किसी को बदल भी सकते हैं, नहीं तो फिर दोबारा उसे चुन भी सकते हैं। कह रहा इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र का चुनाव क्यों जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह के चुनाव करते हैं, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। मतलब ये जो जनप्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं, क्यों चुनते हैं, क्योंकि वो हम लोग के हित के लिए क्या करे, सरकार में बैठ के कानून बनाए, और वो कानून के माध्यम से क्या करे, देश के शासन व्यवस्था ठीक रखे, और वो उससे लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, है ना। तो क्या सभी लोग एक साथ बैठ के ये काम तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, है ना। अब देखिए कह रहा वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उनके द्वारा बनाने वाले कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी ये क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार हम देखते क्या है। कह रहा है कि आप चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, देखते। कह रहा है चुनाव कई तरह से हो सकते हैं, है ना। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते ही है ना, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ क्या है कि यहाँ चुना जाता है, सरकार को मतलब जनता के द्वारा चुना जाता है, वहां चुनाव होना तय है। कह अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में किसी न किसी तरह से चुनाव होते हैं। तो चुनाव लोकतांत्रिक वे हैं, इसे जांचने के लिए क्या पैमाने हैं, है ना। हम लोग वहां करा कि हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की है। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव और उदाहरण दिए थे जिनमें लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते हैं। आइए अब हम यहां सीखेंगे कि याद करें कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम जरूरी शर्तें क्या क्या है, और इसकी हम लोग शुरुआत यहां से करते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम जरूरी शर्तें क्या क्या है। देखिए पहला शर्त क्या है, अगर हम बात करें पहला शर्त का, तो पहला शर्त है हर किसी को चुनाव करने की सुविधा, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत क्या हो, मत का समान मोल हो। इसका मतलब यहां पे क्या कह रहा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का बात करता है कि सबके वोट वैल्यू बराबर हो, चाहे वो बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो। कह रहा दूसरा, अब दूसरा देखिए कह रहा है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, क्या हो, विकल्प उपलब्ध हो, और पार्टियों और उम्मीदवारों में को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करे। यानी कि विकल्प का होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, है ना। अगर दूसरा नहीं रहेगा तो आप कैसे दूसरे को चुनिएगा, तो ये होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा बात ये करता है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर, है ना, मिलता रहे और चुनाव के कुछ वर्षों में जरूर कराई जानी चाहिए, मतलब कि कुछ वर्षों पर चुनाव कराना बहुत जरूरी है। चौथा क्या है, कह रहा है कि लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी को क्या करना चाहिए, चुनना चाहिए। मतलब जिसका चुनाव लोग करना चाहते हैं उसी को चुनना चाहिए। कह रहा पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से क्या करेंगे, उस व्यक्ति का चुनाव कर सकेंगे, है ना। कह रहा है तो ये थी आपके टोटल शर्तें किसके लिए, एक चुनाव कराने का, है ना। कह रहा है ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन देश में अगर हम बात करें तो कह रहा कि अनेक देश ऐसे हैं जहां चुनावों में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। अब कह रहा इस अध्याय में हम क्या करेंगे, इस कुछ अपने देश के हुए चुनावों पर भी हम लोग ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहां चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां से कह रहा है क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है, क्या मतलब यहां पे ये प्रतिद्वंद्विता का जो अर्थ है ये होना, मतलब एक प्रतिद्वंद होना, क्या ये जरूरी है, कॉम्पिटिटर होना क्या ये जरूरी है।
कह रहा इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप ले सकती है ना। स्पष्ट रूप से ये क्या है, सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो जाता है। इसका मतलब हुआ साथी कह रहा है अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव क्या हो जाएगी, चुनाव बेमानी हो जाएगी, है ना। इसका मतलब बताते हैं, देखिए अगर कॉम्पिटिटर नहीं है वहां पे, मतलब एक ही आदमी बार बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर उस चुनाव का लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं बच जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि लेकिन अबे भाई देखिए कह रहा है कि लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज है? एकदम अच्छी है, क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो बताइए क्या वहां पे अच्छे से काम हो सकता है? क्योंकि अगर आपके पास एक ही विकल्प है तो फिर वहां पे वो क्या करेंगे, वो मनमानी करेंगे, है ना। कह रहा चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं और इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। और आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैसले की शिकायत कर रहे हैं और विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के क्या करते हैं, खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं और पार्टियों और उम्मीदवार का चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। जब बात आती है चुनाव जीतने की, आप देखे होंगे कि अब जैसे चुनाव का समय आएगा, अब सब क्या करेंगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और अपना वो, अगर उसी में कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि ये बड़े बड़े ये लोग हथकंडे भी अपनाते हैं, किसके लिए, चुनाव जीतने के लिए, है ना। कुछ लोग का कहना है कि चुनावी दौर जीतने के का यह दबाव किस्म दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है ना। अगर आदमी हथकंडा अपना के अगर वो जीत रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो उनकी दीर्घकालिक राजनीति को ये पनपने नहीं दे सकता। कह रहा समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों के कारण चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं और उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसमें आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, जीतने के लिए बूथ लुटवा देता है ना। उस बूथ पे क्या होता है, कभी कभी ये आपको मामला इस साल भी देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में, जो छपरा में कांड हुआ था जिसमें कुछ को गोली मार दिया गया था डायरेक्ट, है ना। ये सब अक्सर क्या होता है कि कहीं कहीं ये जीतने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आते हैं और बहुत मतलब उसमें किसका क्या गलती था हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए इस तरह से हथकंडे अपनाए जाते हैं जीतने के लिए। तो क्या ये ऐसी राजनीति, क्या ये दीर्घकालिक हो सकती है? एकदम नहीं हो सकती है। क्या हमारे संविधान निर्माता ने इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी इन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले की ही चयन किया, है ना। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है और एक आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेताओं को, अगर हम सभी राजनीतिक बात करें नेताओं को मालूम होता है, क्या यहां मालूम होता है कि लोग का हित किन चीजों में है तथा ये सभी नेता लोग अपने प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर में सभी नेताओं के अन्य पेशों के लोग समान ये आगे बढ़ने और अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या फिर इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं और यह संभव है कि उनके अंदर के लोगों की
सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे अगर हम बात करें चीजों को छोड़ना जो जोखिम का काम है ना। आप देखते होंगे कभी कभी ये होता है कि सत्ता पाने के लिए क्या होता है, कुर्सियां बचाने के लिए कितने बार बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, क्योंकि लोगों की आदत पड़ जाती है कुर्सी में चिपक के बैठे रहना। ये एग्जाम्पल अपने बिहार में भी चल रहा है अभी, लेकिन हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, है ना। ये आप लोग खुद समझदार है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा फिर यह भी हो सकता है कि उसके मन में जो विचार हो, है ना, उनका लोगों की जरूरत स्थानीय स्थितियों से मेल नहीं कर रहा हो। जैसे कहने का मतलब कि जो सरकार का जो अपना नियम कायदे कानून चल रहा है, कभी कभी लोग भी उससे क्या होते हैं, लोगों के विचार से बिल्कुल अलग होता है ना। ये कितने बार ये चीज आपको देखने को मिलेगा। जरा ऐसे में हम वास्तविकताओं का सामना कर सकते हैं, और ये एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र का बदलाव में सुधार, मतलब चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि व्यवस्था बनाए जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेता शामिल हो, है ना। मतलब ये लोग आते हैं किसके भावना से, मतलब सेवा की भावना से, और ये क्या करते हैं, अपने पॉकेट भरने में लगे रहते हैं। तो वैसे वैसे राजनेता को जो क्या करे, सेवा की भावना से आते हैं, उन्हें क्या मिले, पुरस्कार मिले, और ऐसा न करने वाले को क्या मिले, दंड मिले। जो ये लोक सेवाओं की भावना से आते न करे, उसके लिए क्या मिले, दंड का प्रावधान हो तो एकदम काम करेगा। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि नियम और कानून भी तो वही बनाते हैं, तो अपने लिए गड्ढा तो कोई खोदेगा नहीं भाई, है ना। कह रहा इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है। इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को नहीं उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, और अगर वो अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी, है ना। अगर वो देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी मुद्दे को कोई प्रतिनिधि जाके सरकार के सामने उठाता है तो इसमें क्या होता है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, और उन्हें क्या होता है कि उनको ये भी जीत की अगले बार जो अगला इलेक्शन होगा उसमें जीत की भी संभावनाएं बढ़ती है। यदि वे अपने कामकाज से मतदाता को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो अगला चुनाव नहीं जीत सकता है ये, है ना। कह रहा है इस तरह का कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से वो आगे आई है तो तभी मजबूरन जनता की ऐसी करनी, मतलब जनता की सेवा करनी होगी। अगर मान लीजिए कोई अगर मजबूरन आता है, मजबूरन उनको अगर इस पार्ट मतलब ये सत्ता में आता है, इसका वो लोक सेवा मतलब जनता की सेवा के लिए ही तो आता है। लेकिन अगर ना करे तो संभव नहीं है उसको फिर से यहां जीतना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गलत तरीका अपनाना पड़ेगा। कह रहा है कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार का काम करता है ना। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे का सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है ना। कहानी यही है कि अगर यहां बेहतर काम करेगा, मतलब अगर वो जनता के हित में सोचेगा तो वहां मजबूरी है उनको सोचना, अगर नहीं सोचेगा तो उसे क्या मिलेगा, वोट, फिर अगले बार वो सत्ता में आने से चूक सकता है। तो वही कह रहा उसी तरीके से जैसे दुकानदार क्या करता है, भले अपना फायदा सोचता हो लेकिन मजबूरी में उसे क्या होता, अच्छा सामान देना पड़ता है ना। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक क्या करेंगे, दूसरे दुकान में चला जाएगा, मतलब यहां से दूसरा दुकान देख लेगा। करा ठीक उसी तरह राजनीतिक मुकाबले से भी यह संभव है कि अगर अच्छा काम नहीं किया तो अगली बार क्या करेगा, तो उसे अगले चरण में दूसरा को देख लिया जाएगा, है ना। करा कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं, है ना। तो ये जनप्रतिनिधि का काम ही है यही, है ना। देख रहे हैं, है ना। रोजगार की वादे किए जाते हैं, मेरे पास वोट है ना। देखिए चर्चाएं की जा रही है, मेरे पास क्या है, वोट है, घोषणाएं हैं और वायदे करते हैं। यहां पे देखिए
है ना। ये प्रोमिसे कितने एकदम ये भर के लेके जा रहे हैं और ये ले जाके क्या करेंगे, सब ये प्रोमिस का वायदा ही रह जाता है ना। तो चलिए, और अब आता है साथियों चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, मतलब हमारे यहाँ का चुनाव का सिस्टम क्या है। तो यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।